शहरों में अपना घर खरीदना आज भी जो है लाखों लोगों के लिए एक बड़ा सपना है, लेकिन इस सपने की राह में सबसे बड़ी दीवार आखिर क्या है? महंगा घर, महंगी ज़मीन या फिर सरकारी नियम? अब इसी सवाल पर जो है नीति आयोग ने बड़ा मुद्दा उठाया। नीति आयोग के सदस्य हैं राजीव गौबा। उन्होंने साफ कहा कि अगर आम आदमी के लिए सस्ते घर बनाने हैं तो सबसे पहले ज़मीन की उपलब्धता जो है वो बढ़ानी होगी, यानी अवेलेबिलिटी बढ़ानी होगी, और शहरों की प्लानिंग से लेकर डेवलपमेंट के नियमों तक में जो है बड़े सुधार करने होंगे। सवाल ये है प्रियंका मैम कि क्या इन सुधारों से जो है शहरों में घरों की कीमत वाकई नीचे आ सकती है, और क्या आम आदमी का जो है अपना घर खरीदने का सपना अब थोड़ा आसान होने वाला है? ओवर टू यू। देखिए, राजीव गौबा जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है एक घर बनाने में, हमें लगता है सरिया, सीमेंट, ईंट, ये है, लेकिन जो सबसे अहम, जो सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो है जमीन की। और ये जो ज़मीन, लैंड एक्विजिशन जो है, उसको सरल करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा रीथिंक करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उन्होंने बात कही है विशाल, क्योंकि वो जो अफोर्डेबल हाउसिंग सरकार ने 2016-17 में ये पूरा प्लान लेकर आई थी, और तब हमने देखा था धड़ाधड़ हर एक बिल्डर, नामी से नामी बिल्डर जो है अफोर्डेबल हाउसिंग के जरिए लेकर आ रहा था, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस भी बाद में दे दिया गया था। और इसके वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग लाने वाले प्रोजेक्ट्स में उनको बहुत सारी छूट, रियायतें मिलती थी। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने 2,60,000 या 70,000 के आसपास जो है प्रधानमंत्री की तरफ से जो है, अगर आप फर्स्ट टाइम लोन लेते हैं तो उस वेव ऑफ, ये तो लोगों के लिए जो लोग घर खरीद रहे हैं, पर जो डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स ला रहे थे उन्हें भी बहुत सारी छूट और रियायतें मिल रही थी। हाँ, लेकिन अब जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जब जमीन है, और अब अफोर्डेबल हाउसिंग कहाँ है? कोई भी आप देख लीजिए, कोई डेवलपर अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई प्रोजेक्ट ला रहा है क्या? नहीं ला रहा है। क्यों? क्योंकि एक जो बहुत बड़ा मिसमैच है वो है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का जो टैग है वो है 45 लाख तक के घरों का। ठीक है, अब 45 लाख का घर कैसे कोई बनाए जब रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है और जमीन ही नहीं है? तो घर कहाँ बनेगा? हवा में तो बनेगा नहीं, ये घर जमीन पर बनेगा, पर जमीन नहीं है। सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग का ऐलान तो कर दिया, बिल्डर्स ने धड़ल्ले से शुरुआत में वो लेकर के भी आए, और अब मैं ये बात करूं 10 साल पहले की जब कीमतें और कम थी, लेकिन अब जमीन ही नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग, जमीन खरीदना ही इतना महंगा हो गया। और यही जो है हम देख रहे हैं, गौबा साहब भी यही कह रहे हैं कि जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है जमीन। तो ये कैच-22 सिचुएशन हो गई है कि भाई अफोर्डेबल घर बनाना है, और अफोर्डेबल घर के लिए अगर अफोर्डेबल जमीन ही नहीं होगी, अगर आप महंगी जमीन खरीदेंगे उसके बाद आप उसमें महंगा रॉ मटेरियल लगाएंगे, तो वो अफोर्डेबल काहे का रहेगा? वो बस कहने को अफोर्डेबल है। 45 लाख के बजट में कौन सा डेवलपर आपको घर दे रहा है? अगर वास्तविकता अगर आप देखिए, धरातल पर स्थिति को देखिए, दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्र में अगर आप देख रही होंगी तो यहाँ कोई भी, अगर आप फ्लैट भी अगर देखिए, जमीन तो छोड़ दीजिए, फ्लैट भी अब जो है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ से नीचे की नहीं है। जब भी हमारी जो सुबह में एडिट मीटिंग होती है उसमें 1-2 खबर ये आ जाती है कि फलां साहब ने जो है 271 करोड़ का जो है डहलिया में फ्लैट ले लिया, कैमिलियाज में फ्लैट ले लिया। तो कहाँ है मिडिल क्लास के लिए? थिंकिंग अबाउट अफोर्डेबल हाउसेस? नो वन, क्योंकि जमीन नहीं है उसको बनाने में 45 लाख। अब कहना है डेवलपर्स की मांग है कि ये 45 लाख में अफोर्डेबल नहीं बन सकता, इसका प्राइस बढ़ा दीजिए। अगर इसका प्राइस बढ़ा देंगे तो वो अफोर्डेबल काहे का रहा भाई? 45 लाख इसीलिए रखा गया ना कि वो अफोर्डेबल हो सके। एनारॉक का ना एक मैं डेटा पढ़ रही थी, ये 2026 के Q1 का डेटा है, और जिसमें ये दिख रहा है कि डेवलपर्स किस तरह के प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा ला रहे हैं, मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स किस श्रेणी में वो लेकर आए हैं, क्या आप बता सकते हैं? 1 करोड़ प्लस मुझे लगता है। एब्सोल्युटली। अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स जो हैं, जो 1.5 करोड़ से ज्यादा कीमत के हैं, आप तो 1 करोड़ कह रहे हैं ना, जो 1.5 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाले फ्लैट हैं, वो Q1 2026 में 53% उनके जो न्यू लॉन्चेस थे वो इस सेगमेंट में थे। अल्ट्रा लग्जरी, वो डालिया का मेंशन जो आप कर रहे थे ना, 271 करोड़, वो तो अल्ट्रा लग्जरी वाले, तो यानी महंगे घर ला रहे हैं। उनके जो लॉन्चेस हैं वो 53% जो है वो अल्ट्रा लग्जरी घरों के हैं। उसके बाद ये एनारॉक की रिपोर्ट है, 80 लाख से 1.5 करोड़, जिसे अपर मिड सेगमेंट कहा जाता है, उसका नंबर आता है, जिसमें 25% न्यू लॉन्चेस इस सेगमेंट के हुए हैं। 40 से 80 लाख जो कि लोअर मिड सेगमेंट है, इसमें 12%। और ये और श्रिंक हो जाता है जब हम आते हैं सब 40 लाख पर, यानी 40 लाख से कम कीमत वाले घर जो हैं उनके टोटल लॉन्चेस का केवल और केवल 10% रही हैं। डेवलपर्स इंटरेस्टेड नहीं है लाने के लिए, लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है, ऊपर से रॉ मटेरियल के बढ़ते हुए कॉस्ट। ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं अपने लैंड एक्विजिशन के नियमों को थिंक करने की ज़रूरत है कि क्या किया जाए, उसको ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये कैच-22 सिचुएशन है, यानी कि
अब है एक आपके पास एक नीति है कि अफोर्डेबल हाउसिंग लाई जाए, पर जमीन ही नहीं है, हवा में घर नहीं बनने वाले हैं। और दूसरी बात ये भी है मैडम, किसका मैं दूसरा जो पिक्चर है उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस देश में सबसे ज़्यादा लिटिगेशन जो है वो लैंड को लेकर भी है। करीब सुप्रीम कोर्ट में 5.5 करोड़ से अधिक केसेस जो अभी भी पेंडिंग है, उस पर अभी सुनवाई जो है कब होगी भगवान जाने। लेकिन ज़मीन का विवाद जो है, आपको भी पता है कि टाइटल जो शूट्स होते हैं वो पता चलता है कि दादाजी एक्सपायर हो गए, पिताजी एक्सपायर हो गए, अब बेटा जो है उस लड़ाई को जो है कानूनी लड़ाई को वो लड़ रहा है, तभी भी जाकर जो है टाइटल क्लियर नहीं हो रहा है। तो ऐसे विवादों को भी दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? प्लस आपकी पॉलिसी जो है जिसमें एफएआर होता है कि आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, आप इसका कैसे सही यूटिलाइजेशन करें, फ्लोर एरिया रेशियो, इसको आप कैसे और जो है ऐसा बनाएं। फिर लेकिन उससे खतरा भी है कि क्या जो इमारतें बन रही हैं वो कितनी सेफ रहेंगी। दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में तो सेफ्टी का भी सवाल है। तो आपको नियमों को भी जो है कहीं ना कहीं उसको एक बार रीथिंक करके किस तरह से आप ये आगे बढ़ेंगे। ज़मीन के एक्विजिशन से बात शुरू होती है, लेकिन आपके जो नियम कानून है जिसमें कि एक बहुत बड़ा मिसमैच तो यही नजर आ रहा है ना कि आप जिसको सरकार जिसे मान रही है अफोर्डेबल हाउसिंग 45 लाख, उस टिकट साइज में कोई घर डिलीवर करने के लिए तैयार नहीं डेवलपर, उनका खर्चा ही नहीं निकल रहा है। तो उनका खर्चा कहाँ निकल रहा है? अल्ट्रा लग्जरी में निकल रहा है, तो अल्ट्रा लग्जरी लेकर आ रहे हैं। हम ये तो नहीं कह सकते ना किसी भी डेवलपर को कि आप अपना घाटा करके घर लाइए, वो भी तो अपना फायदा, वो यहाँ पर काम करने आया है, कमाने के लिए आया है, वो अपना घाटा करके तो घर नहीं लाएगा। यहाँ पर सरकार की नीतियों को जो है कहीं ना कहीं समझने की, सोचने की, और जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको नहीं कंसिडर किया जा रहा है। आपने 45 लाख का टैग दे दिया है, अफोर्डेबल हाउसिंग इसमें आए, तो ये तो क्या उस लिमिट को बढ़ाने से ये समस्या दूर होगी? लेकिन अगर वो लिमिट को बढ़ा देंगे तो वो अफोर्डेबल कहाँ रहेगी? एग्जैक्टली, एंड व्हाट अबाउट फिर मिडिल क्लास, जिस समय हम बात कर रहे हैं। प्राइसिंग इज गुड कि वो 45 लाख है। अब सरकार को अपनी पॉलिसी ऐसे बनानी होगी कि डेवलपर उस 45 लाख के घर को जब दे रहा है तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन कैसे होगा? इंसेंटिव्स देने की इंसेंटिव देने की जरूरत होगी। लैंड को जो है चीपर कीजिए, अफोर्डेबल कीजिए ना। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अगर कोई ले रहा है तो उसको अफोर्डेबल कीजिए। उसमें आपके जो नियम है घर को खड़ा करने के, उसको जरा सा देखिए कि वहां पर आप क्या कर सकते हैं। क्या एफआईआर और इन सब को बढ़ावा दे करके क्या एक जो जमीन है उसमें हम ज्यादा यूनिट्स बना सकते हैं, लेकिन फिर कहीं ऐसा ना हो कि सेफ्टी को ताक में रखा जी। और मैम लैंड एक्विजिशन शब्द आपने इस्तेमाल किया, मुझे याद है कि मोदी सरकार ने जो 3 बिल्स जो लाई थी, एक जो है फार्म लॉज को लेकर था और एक लैंड एक्विजिशन को, उसका घोर विरोध हुआ, बाद में सरकार को उसको वापस भी लेना पड़ा। तो समझ जाइए कि जमीन इतना जटिल मुद्दा है कि इस देश की सरकार को भी बड़े जो है फूंक फूंक कर जो है इससे रिलेटेड कदम जो है उठाने पड़ते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई भी कैसे घट रही है ये भी मैं एक आंकड़ा लेकर आई हूँ। अभी हमने आपको बताया कि कैसे जो न्यू लॉन्चेस हुए हैं उसमें अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का कितना हिस्सा है, 53% और अफोर्डेबल का 10%। ठीक है। अब जो है टॉप 8 सिटीज में जो सप्लाई टू डिमांड रेशियो है जो 2019 में 1.05 था, ठीक है, वो 2025 में घटकर सिर्फ 0.36% रह गया है। यानी यहां पर हम एक बहुत बड़ा गैप देख रहे हैं। यहां पर सप्लाई ही नहीं है और इसीलिए डिमांड भी नहीं है। अब कोई बात भी नहीं कर रहा है। राजीव गौबा जी ने एक और अच्छी बात कही है, उन्होंने सिर्फ जो अफोर्डेबल हाउसिंग घर बना करके खरीदने की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि ये सरकार को जो रेंटल हाउसिंग है उस पर भी बात करनी चाहिए। बहुत स्टोरीज आप करती हैं, बहुत आप इंटरव्यूज करती हैं कि घर खरीदें या जो है रेंटल जो है रेंट पर जाकर रहा जाए, वो जरा फायदे का सौदा है। एक बजट में मुझे याद नहीं आ रहा कौन से बजट में विषय पर, एक बजट में ये कहा गया था कि सरकार जो है कुछ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के लिए घर भी तैयार करेगी जहां पर लोग रेंट लेकर के रह सकेंगे। पर मैंने उसको टेक ऑफ होते हुए अभी नहीं आज भी देखिए ना, दिल्ली एनसीआर या बॉम्बे में देखिए आपको रेंट जो है इतना महंगा है कि आदमी रेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उनका कहना कि हमें एक मतलब सिर्फ बात की जमीन कैसे मिले, बल्कि एक हाउसिंग को लेकर एक ओवरऑल जो है ना हमें तैयारी बहुत पुख्ता करनी होगी। नहीं तो ये 45 लाख सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन देखिए रियलिटी क्या है ही नहीं। उस बजट में क्या आपके शहर में घर है? आपको लगता है? और ये 45 लाख भी जो है ना वो कई लोग शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जो इस कैटेगरी में घर खरीदना चाहते हैं। एग्जैक्ट मैम, हम लोग इस दौर में चर्चा कर रहे हैं जब वेज ग्रोथ को लेकर जो कहा जाता है कि वहाँ किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं है, स्टैग्नेंट ग्रोथ है, नौकरियां जा रही हैं, लोगों के पास जो है अब बेरोजगारी की जो समस्या अपने चरम पर है। और वैसे समय पर हम लोग बात कर रहे हैं कि 45 लाख का भी घर जो है लोगों को अवेलेबल नहीं मिल रहा है। आप तो भले तर्क दे रही हैं कि सप्लाई डिमांड का इशू है, प्लस लोग जो है डेवलपर वो बनाना नहीं चाहते, सप्लाई ही नहीं है यहाँ पे। कोई
जब सप्लाई नहीं है तो डिमांड नहीं है, क्योंकि 45 लाख भी अनअफोर्डेबल है। एग्जैक्टली तो यही इसे कहते हैं कैच 22। 1961 में किताब आई थी जोसेफ हेलर की, जिसका कहा गया था कैच 22। यहाँ पर क्या है कि एक इम्पॉसिबल सा प्रॉब्लम है, जमीन नहीं है तो घर कैसे बनेगा? घर तब बनेगा जब जमीन होगी, और उसके बाद कैसे उस बजट में लाया जाए जो कि अफोर्डेबल हो लोगों के खरीदने के लिए। तो एक इम्पॉसिबल सा प्रॉब्लम है, और इसकी शुरुआत इससे हो सकती है कि सरकार की नीतियों को जो है यहाँ पर इस फेवरेबल बनाया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए। लेकिन इंसेंटिवाइज करने में हमारे देश में अक्सर हम देखते हैं जो पॉलिसीज है ना, उसका फिर गलत इस्तेमाल भी होना लगता है। तो सी द बॉल इज ऑन द गवर्नमेंट्स कोर्ट। आई थिंक उनको बहुत काम करने की और एक समस्या मुझे भी अभी तुरंत याद आ रही है मैडम, कि जब ज़मीन को लेकर बात होती है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात होती है। एक दौर था आज से 50 साल 60 साल पहले, अगर आप देखें तो जो है हॉरिजॉन्टली जो है घर बनते थे, ताकि ज़मीन ज़्यादा थी तो आदमी बस एक ज़मीन लार्ज चंक ऑफ ज़मीन पर एक तल्ला बना लिया, घर बना के रह रहा है। लेकिन अब सरकार ने भी कहा कि नहीं, इसको वर्टिकल करा कीजिए, ताकि मैंने कहा FAR, एग्जैक्टली फ्लोर टू एरिया रेशियो जो है। उसमें एक इशू ये आ रही है मैडम कि हाल फिलहाल में अगर आगजनी की घटना को आप इस कहानी से जोड़ कर देखिएगा, बना तो दिया 20 तल्ला 30 तल्ला, लेकिन 25 तल्ले, सुरक्षा 25 तल्ले में आग लग गई तो पता चला कि भाई इस देश के पास, इस राज्य में 12 तल्ले तक पहुंचने की ही सीढ़ी है फायर ब्रिगेड की। उसके ऊपर आप जो है उस पर पानी पटवन कर ही नहीं सकते, आग बुझा ही नहीं सकते। तो ये भी तो समस्या है। बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, लोग और कई रिपोर्ट्स हम लोग देखते हैं दिल्ली NCR में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस को लेकर, मटेरियल्स को लेकर, क्वालिटी को लेकर कितने सवाल हैं। इसीलिए तो मैंने कहा ये एक इम्पॉसिबल सा प्रॉब्लम लग रहा है। उसका सोल्यूशन जो है वो कौन ढूंढ रहा है? कोई ढूंढ रहा है, कोई बातचीत कर रहा है? क्या आप डेवलपर्स के पास जाएंगे, आप उनसे बात कर रहे हैं? 5000 फ्लैट में एक फ्लैट का आदमी पीड़ित है मैडम, उसकी कहाँ ही सुनवाई हो रही है?